तो चलो, लास्ट वी स्टडीड लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, सबको याद होगा। मैंने हर्षद मेहता की एक केस स्टडी डिस्कस की थी छोटी सी, जिसमें जो लोग बोलते हैं कि हर्षद मेहता जी ने स्कैम किया था स्टॉक मार्केट में, तो एक्चुअली इट वाज नॉट टू बी नेम्ड एज अ स्कैम ऑफ स्टॉक मार्केट, इट वाज अ बैंकिंग स्कैम आप बोल सकते हैं। तो कैसे उसने अपने ब्रेन को यूज करके बैंक के फंड्स को मैनिपुलेट किया, चैनलाइज किया, ये आज हम इसलिए बोल पा रहे हैं बिकॉज अब उसके वो लॉज हमारी कंट्री में आ चुके हैं। बट द टाइम ही डिड दोज थिंग्स चिल्ड्रन, दैट वाज नोवेयर लिस्टेड एज एनी इलीगल एक्टिविटी एज पर द लॉज ऑफ द कंट्री बेसिकली। तो आज के कानून के तहत आप उसको इलीगल जरूर बोल सकते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। मूविंग अहेड नेक्स्ट चिल्ड्रन टू द सिक्स्थ पॉइंट टाइटल्ड एज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बाद व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। मैंने आपको बताया था हमारे देश में कानून है जिसके अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी का इंडिया में आना और इंडिया से फॉरेन करेंसी का जाना मैनेज किया जाता है। एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और सो कॉल्ड एक और कानून हुआ करता था विच वाज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा खत्म हो गया, अब आजकल फेमा चलता है। तो सो कॉल्ड हु इज गोइंग टू डिसाइड कि कंट्री में एक्सचेंज रेट क्या होगा। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं तो आप बेटर इसको समझ पाएंगे। टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, इट इज दिसंबर 2023 और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लेते हैं रिजर्व में लेटस से फॉरेन करेंसी पड़ी है। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट ना हो इसलिए मैं सिर्फ यूएस डॉलर्स का एग्जांपल लूंगा। 2 लाख यूएस डॉलर्स आरबीआई के पास पड़े हुए हैं और सो कॉल्ड इंडिया से कुछ लोग सो कॉल्ड फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं चिल्ड्रन। तो अब इनकी जो डिमांड होगी, दैट डिमांड इज ऑफ लेटस से ओनली 90,000 यूएस डॉलर्स। हाउ मच? और आरबीआई के पास कितना डॉलर पड़ा हुआ है? 2 लाख। इन दिस केस वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन से कि डॉलर की जो डिमांड है हमारी कंट्री में इट इज वेरी लेस बट इट्स सप्लाई इज वेरी ह्यूज। ढेर सारे डॉलर्स आरबीआई के पास भरे पड़े हैं बट कोई डॉलर लेने वाला नहीं है। जब ये डॉलर्स कभी आए थे एट दैट टाइम आरबीआई ने $1 के बदले उन अमेरिकन को 74 रुपीज दिया था। हाउ मच? 74। और सिचुएशन क्या है? ये $1 इक्वल्स टू 74, एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड कि जब $1 लेकर कोई भी अमेरिकन इंडिया आया तो बदले में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के थ्रू रुपी कितना दिया? द आंसर इज 74 रुपीज। अब हमारे इंडियंस को $90,000 चाहिए। कुछ बच्चे यूएस में पढ़ना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स वेकेशंस बनाना चाहते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स है उनकी वेडिंग है, आपको भी वहां जाना है, तो डिमांड इज ऑफ $90,000 बट आरबीआई पोजेसेस हाउ मेनी? 2 lakh. Is that clear? तो let us say this was the case in the month of November. अब अगर मैं आपसे बात करूं कि दिसंबर स्टार्ट में ये कहानी बनी चिल्ड्रन, कहानी समझ में आ गई सबको? डॉलर की डिमांड बहुत कम है बट सप्लाई बहुत ज्यादा। और आरबीआई को डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इंडियंस डॉलर्स और भी ना मांगे, हमारे पास ये जो डॉलर्स इकट्ठे पड़े हैं ये पूरी तरह से बेकार हो जाए। तो पहले गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशन करती थी बट अब सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया गया? आरबीआई को। तो आरबीआई कह रहा है एनी इंडियन हु वांट्स डॉलर्स फ्रॉम अस, विशेस टू टेक डॉलर्स कैन कम। हम 75 रुपीज के बदले में $1 दे देंगे। तो आरबीआई ने डॉलर कितने रुपए के हिसाब से लिए थे जब नवंबर में अमेरिकन आए थे इंडिया? $1 लिया और बदले में रुपी कितना दिया? 74। तो डॉलर को आप एक प्रोडक्ट मान लीजिए, तो आरबीआई ने 1 यूनिट ऑफ अ डॉलर लेकर अपने 74 रुपीज दे दिए। वो अंग्रेज बढ़िया हिंदुस्तान में कोल्ड ड्रिंक समोसा वगैरह वगैरह खर्च करके खा पी के गए। अब आरबीआई के पास $2 लाख है बट इंडियंस को सिर्फ 90,000 चाहिए। तो अब जब आपके और मेरे जैसा इंडियन किसी बैंक में जाएगा और कहेगा वी वांट डॉलर्स 2,000 3,000 व्हाट्सएवर इट इज, बैंक कहेगा ओके हम आरबीआई से इसका अरेंजमेंट करते हैं। बैंक्स जाएंगे आरबीआई के पास और आरबीआई के सामने डिमांड रखेंगे। तो टोटल डिमांड आरबीआई के सामने कितनी है? 90,000 की। और आरबीआई कितने डॉलर पोजेस करके बैठा है? 2 लाख। अब अगर आरबीआई बोले नहीं $1 105 का मिलेगा, हो सकता है काफी लोग
भाग जाएं और डॉलर्स लेने में इंटरेस्टेड ना हो। तो आरबीआई कह रहा है ज्यादा दादागिरी करने की जरूरत नहीं है, 75 रुपीज आप दीजिए, हमसे $1 ले जाइए। तो आरबीआई का प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपी, मोर और लेस द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी का उल्टा मैक्सिम लेके चलते हैं चिल्ड्रन, एंड रिवर्स मैक्सिम गोज लाइक दिस। इफ आई से आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम डिमांड इज 2.5 लाख डॉलर्स, कितनी बच्चों? 2.5 लाख, $2.5 की डिमांड है, बट आरबीआई पोजेसेस हाउ मच? $2 लाख ओनली। तो व्हाट वी कैन सी, नाउ डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। ध्यान से सुनिएगा, डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। अब आरबीआई के पास तो $2 लाख पड़े हैं, बट पीपल आर विलिंग टू हैव हाउ मेनी? 2.5 लाख। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कहेगा डॉलर तो है हमारे पास, बट इतने नहीं जितने लोग चाहते हैं। तो क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आरबीआई डंडा ले खड़ा हो जाए और मारने लग जाए लोगों को, वापस भागो, नो। वो रेट बढ़ाएगा ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बोलेगा नाउ डॉलर इज अवेलेबल एट ₹84। तो ये सुनकर कुछ लोग तो खरीद लेंगे, अब जिनको पढ़ने जाना है, कॉलेज की फीस देनी है, जिनके घर में वेडिंग है, बट जिनको ऐसे ही टाइम पास घूमने जाना था, वो आरबीआई से अब डॉलर अमेरिका वाला नहीं मांगेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला मांग लेंगे और वहां घूम के चले आएंगे। इज दैट क्लियर? या बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान घूम के चले आए। अफगानिस्तान जाने में फायदा ही फायदा है, एक ही साइड का टिकट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वापस आने की कोई गारंटी है ही नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो आरबीआई इस तरह से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डॉलर की प्राइसिंग को एडजस्ट करता है, और ये डेली बेसिस पे डिमांड और सप्लाई देखी जाती है। तो पीपल कैन कॉपी दिस एग्जांपल। बाकी ये क्लास 12th के सिलेबस में आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बीओपी में पढ़ाया जाएगा। So people understood children how these market forces are helpful in determination of the rate of exchange children? ये बात समझ में आ गई? बाकी आप मेरा फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो देख सकते हैं, मैंने फ्लेक्सिबल और फ्लक्चुएटिंग और फिक्स तीनों पे। फिक्स तो कुछ खास है नहीं, यहाँ पे तो फिक्स में गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमारा और आपके बीच में करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होगा। अब ऐसा नहीं चलता, अब जो चलता है वो फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उस तरह से चलता है, और ये चलेगा ऐसे ही डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। तो डिमांड कब होगी? जब हमको उनकी चीजें खरीदनी है। और सप्लाई ऑफ डॉलर कब होगी? जब हम उनको कुछ एक्सपोर्ट करेंगे या वो इंडिया में घूमने टहलने आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे। इसीलिए मोदी जी लोगों को कहते हैं कि आओ यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, घुमाओ, आइए कुंभ मेला लगने वाला है इलाहाबाद में 1 साल बाद, वहां पे आ जाइएगा। तो जब फॉरेन कंट्रीज से लोग आएंगे, विल दे बी कमिंग विद कटोरा इन देयर हैंड और यहाँ बैठ के हमारे बगल में भीख मांगेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो वो लोग जब फॉरेन कंट्री से यहाँ टूरिज्म के लिए आएंगे, दे वोंट बी कमिंग बेयर हैंडेड, रादर दे विल ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स विद देम। वो डॉलर्स इंडिया लेके आएंगे, हमारा आरबीआई उसको कन्वर्ट किस में करेगा? रुपी में। और बदले में उसी रुपी को वो यहाँ पे होटल के चार्जेस, रेस्टोरेंट के चार्जेस, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, ई रिक्शा का चार्जेस, टिकटिंग चार्जेस, शॉपिंग ऑफ क्लोथ, शूज एंड ऑल दैट यहीं पे खर्च करके चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली पहले उन्होंने डॉलर देकर रुपी लिया और फिर रुपी देकर गुड्स एंड सर्विसेज ली। अब वो जो डॉलर इंडिया में आएगा, इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, हमारा रिजर्व बैंक उन डॉलर्स को अपने इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए यूज करेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, कैश में करता है। कैश में करता है मतलब? हाँ, और कैसे करेगा? जो मान लीजिए कि आपके कोई अंकल हैं, वो लेटस से $10,000 यूएस से लेकर इंडिया चले आए और रेट ऑफ एक्सचेंज 84 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी रुपी में? 8,40,000। अज्यूम कर लो कि उन्होंने पूरा का पूरा 8,40,000 यहाँ खर्च कर दिया, तो अब हमारी आरबीआई की ट्रेजरी में, गुल्लक में कितने डॉलर्स हैं? $10,000। अब आपको मान लीजिए 12th क्लास पास होने के बाद यूएस घूमने जाना है, और आपके पापा ने एस्टिमेशन किया कि यूएस घूमने में कितना पैसा खर्च होगा, और ये 1 साल बाद की बात है, और मान लीजिए तब तक डॉलर प्राइस कितना हो गया इंडिया में? 90। तो आप 4.5 लाख रुपए अपने पास से देंगे, और आरबीआई के थ्रू कोई कमर्शियल बैंक उनका, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई भी, या जो स्पेशल ये फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, वेस्टर्न यूनियन एंड ऑल दैट, इनके थ्रू आपको $5,000 मिल जाएंगे। बट इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें बहुत ज्यादा धांधलेबाजी, स्मगलिंग, ये सब भी हो जाती है। तो आजकल बैंक्स क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी कार्ड दे देते हैं, फॉरेक्स कार्ड जिसको बोलते हैं। अराउंड 75+ कंट्रीज की करेंसीज ऑलरेडी उसके अंदर होती हैं। एडवांटेज क्या होता है? मान लीजिए अभी आपने डॉलर लिया किसी लोकल
बैंक से जाकर, तो बैंक उसके ऊपर कमीशन चार्ज करेगा आपसे। जैसे मान लीजिए डॉलर का रेट 90 रुपी है, तो बैंक कहेगा भाई हम 91.5 में देंगे, ₹1.5 पर डॉलर कमीशन हो गई, ₹1.5 पर डॉलर। तो $5,000 पे आप ₹1.5 के हिसाब से 6-7 हजार तो कमीशन दे बैठे अपनी। उसके बाद जब आप वहां जाके डॉलर्स खर्च करेंगे तो खैर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट जब आप वो करेंसी कार्ड ले लेंगे फॉरेक्स कार्ड, तो जो कमीशन वाला चक्कर होता है ये बहुत कम होता है। तो ₹90 के डॉलर पे ₹1.5 कमीशन नहीं होगी, कार्ड में ₹90 का अगर डॉलर है तो कमीशन हार्डली 25 पैसा 30 पैसा होगी। क्यों सर ऐसा है? क्योंकि वहां पे मैनुअल वर्कर्स, बीच में कोई इंप्लॉइज इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और कार्ड लेने में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके कार्ड में रुपी वैल्यू डाल दी जाएगी 5 लाख की। आप यूएस गए, आपने डॉलर खर्च किए, इनटू मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट हो गए, वहां खर्च हो गया। आप रशिया चले गए, रूबल्स जो है वहां पे वो उसके हिसाब से खर्च हो गया। तो आप वहां पर जाकर आप बैंक से निकाल भी सकते हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि वो जो कार्ड है, मान लीजिए तो 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए। अब आप यूएस गए, आपने यूएस में रुपी के टर्म में 3 लाख खर्च कर दिया, तो आपके कार्ड में 2 लाख रुपए का बैलेंस बचा रहेगा, ठीक है। अब आप चले गए रशिया घूमने वहीं से, तो रशिया में मान लीजिए आपने जो पैसे खर्च किए 1.5 लाख रूबल्स के बराबर, तो 1.5 लाख वो कट जाएगा। तो बार बार करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। हाँ आप बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, बट ये कार्ड सबको नहीं मिलता है, ये कार्ड सबको नहीं मिलता है। व्हाट इट क्लियर? इस कार्ड के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं सर, जैसे आपको अपना पैन और आधार देना पड़ेगा। पैन और आधार, मान लीजिए पड़ोस के शर्मा अंकल गए थे घूमने यूएस, $3,000 बचा के ले आए, अब आप उनको प्राइवेटली कैश दे दीजिए और बदले में उनसे डॉलर ले लीजिए, तो आपके जो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस होते हैं वो सब बच जाएंगे। गॉट इट क्लियर? चलिए, so 93-94 rupee was made fully convertible into foreign currency। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है, ये एक जमाना था बच्चों, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने $5,000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए, तो आपको डॉलर मिलते थे, बट आप उसको कन्वर्ट रुपी में नहीं करा सकते थे। तो डॉलर सिर्फ उसी एक्सपोर्टर के काम का था और किसी के काम का था ही नहीं। बट 93-94 ऑनवर्ड्स exporters had the power or right, you can say, to convert foreign currency into Indian rupee at the market rate। I repeat, at the market rate। पहले क्या चलता था, गवर्नमेंट ने अगर फिक्स कर दिया $1 इक्वल्स टू 81, वेयर एज मार्केट का जो रेट था वो 87 था, तो आप एज एन एक्सपोर्टर अपने $5,000 को 81 में ही कन्वर्ट करते थे, 87 में नहीं कर पाते थे, तो ₹6 का आपका नुकसान था। तो ये 1993-94 से ही स्टार्ट हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में बनी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, सो इंपोर्टर्स फॉरेन करेंसी मार्केट रेट से खरीद सकते थे। मान लीजिए आप एक इंपोर्टर हैं, आप बैंक से डॉलर लेने जाएं तो आरबीआई बोले 89 का देंगे, वेयर एज मार्केट रेट कितना है 87, तो आपको 87 रुपये में बाजार में मिल रहा है डॉलर, और बैंक कितने में दे रहा है 89। आपके इंपोर्ट पे सो कॉल्ड अप्रूवल तब मिलेगा जब आप कमर्शियल बैंक से डॉलर लोगे, और कितने में दे रहा है बैंक 89, और मार्केट में कितने का है 87। तो क्या इंपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम था? नो, दैट्स व्हाई पीपल डजंट यूज टू इंपोर्ट एट दैट प्राइस। वो इंतजार करते थे कि बैंक का भाव मार्केट भाव तक आ जाए, तो बड़ी धांधलेबाजी होती थी इन सब चीजों में। तो देयर आफ्टर रिफॉर्म्स केम, हाँ होता है, बट अगेन वन, हर जगह आपको अपना पैन और आधार देना पड़ेगा, बिना उसके एक्सचेंज नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चार्जेस का है ना, चार्जेस जो आप मैनुअल करेंसी एक्सचेंज करेंगे बहुत ज्यादा होते हैं, और डॉलर में तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि भाई डॉलर तो कोई भी किसी से ले दे लेगा, बट कंट्री लाइक थाईलैंड का बाट हो गया, यू वोंट इमेजिन चिल्ड्रन, 20 से 22% कमीशन है, 20 से 22%। ₹2.10 का शायद बाट वाट है, ₹2.10 का बाट आपको मिलेगा ₹2.32 में। तो ये बहुत भयंकर कमीशन होती है, डॉलर में कमीशन कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज हो जाता है। अगर मैंने भी किसी से डॉलर लेके सवेरे रख लिए, शाम तक कोई ना कोई ले ही जाएगा मेरे से। तो जिन करेंसीज में एक्सचेंज कम होते हैं, अब मान लीजिए आपको थाईलैंड घूमने जाना है, दुबई घूमने जाना है, तो बेवकूफ की तरह पहले लोग इंडिया में डॉलर लें रुपी को कन्वर्ट करके, और वहां जाके फिर डॉलर को कन्वर्ट करें दिरहम में। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू पे चार्जेस? 2 टाइम्स। तो हाँ, तो इट इज सजेस्टेड कि आप जिस कंट्री जा रहे हो रुपी में वही करेंसी कन्वर्ट करा लो। और सबसे बढ़िया क्या है, फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए, काम खत्म। आप एटीएम से कैश निकाल लीजिए, उसकी भी जरूरत नहीं है, आप शॉपिंग उसी को स्वाइप करके कर लीजिए। इंडिया की तरह थोड़ा सर जी वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा कैश दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता उन कंट्रीज में।
चलिए, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस वर देयर चिल्ड्रन, जो बहुत भयंकर थे। इंपोर्ट कंट्रोल्स को पूरी तरह से एबॉलिश कर लिया गया, बट किसके लिए? only for capital goods and those goods which had, those machines which were having very high profile technology. इन चीजों के लिए हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से खत्म कर दिया। और रिसेंटली अभी हमारी मोदी जी वाली गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 से चिल्ड्रन लैपटॉप्स वगैरह के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है पूरी तरह से। 65% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विच यूज्ड टू बी इंपोर्टेड इन इंडिया सिर्फ लैपटॉप वगैरह हुआ करते थे। तो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई चलो इंपोर्ट कर लो, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल थी नहीं। अब हमारे यहाँ चिप मेकिंग होने लग गई है, तो इसलिए अब यहाँ पे प्रोसेसर या असेंबलिंग डिजाइनिंग पॉसिबल है। तो अभी तो इंपोर्ट वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन। इंपोर्ट कोटा ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर रिमूव्ड इन 2001 बेसिकली। इसीलिए रिमूव किया गया कि बढ़िया टेक्नोलॉजी जब वहां से यहाँ आएगी तो हमारे किसान भी खेती बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऐसा क्यों है कि सब कोई भी टेक्नोलॉजी की मतलब मोबाइल टीवी सबकी कोई इंडिया कोई कंपनी नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो हमारी क्या कहते हैं चिप होती है ना, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में पुराने जमाने में बोला क्या करते थे, ट्रांजिस्टर। वो वाला ट्रांजिस्टर नहीं जिसपे गाना आता है, व्हाट इट क्लियर। आपने अगर पीसीबी ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड देखा हो कभी, तो उसके ऊपर कंडेंसर देखा है कभी आपने, एकदम छोटे छोटे यस कंडेंसर। सर। हाँ, तो वो कंडेंसर ट्रांजिस्टर आज के जमाने में ये आईसी हो गई। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आपका मोबाइल फोन का प्रोसेसर होता है ना ब्लैक कलर का, ढेर सारी चारों तरफ से ऑक्टोपस की तरह टांगे निकली रहती हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन आईसी बेसिकली। वो प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक के अंदर एक एल्युमिनियम की प्लेट होती है, क्योंकि एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा लाइट वेट होता है, वो लोहा तो भारी होगा। तो एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील होता है वो मेटल, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है। सर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में रूम में स्विच बोर्ड होगा और उससे फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब ये सब कनेक्टेड होंगे। आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर वो नेट करंट जाता है। करंट जाता है ना। तो वैसे ही जो मैं आपको ये जूम से पढ़ा रहा हूं, ये करंट ही जा रहा है। 10 टू द पावर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हाँ, सिंपल एज दैट, गॉट इट क्लियर। तो अब उसी सर्किट के थ्रू मैसेज पहुंचाया जा रहा है, समझ में आ गया? तो कभी आपने चिप को तोड़ के अगर देखा हो, आपको स्टेनलेस स्टील सिल्वर कलर की प्लेट नजर आएगी और उसमें पतली पतली लाइनें नजर आएंगी, और आपको लग रहा है लाइन ही तो है। लाइन नहीं है, स्पेशल मशीन से प्रोग्रामिंग की गई है और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कम्युनिकेट की जाती हैं चीजें। क्या? अरे तो इसके लिए आपको वीएलएसआई का कोर्स करना पड़ेगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आएगा हाउ इट इज डन। आप ऐसा समझ लीजिए ना, घर में वो है, क्या कहते हैं, अरे क्या बोल सकते हैं उसको, पालक है मान लीजिए, ठीक है, पालक, सोया, बथुआ, इन तीनों चीजों को ऐड कर लीजिए और आपको साग बनाना है, सरसों का साग। आप मिक्सी के अंदर डालिए, थोड़ा वाटर ऐड करिए, मिक्सी का बटन घुमा दीजिए, पूरा मैश हो जाएगा, पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? तो पेस्ट क्या है? आउटपुट है। इनपुट क्या था? बथुआ, मूली, शलजम, पालक एंड ऑल दैट, सोया एंड ऑल दैट, दैट वाज इनपुट। मैसेज कैसे फ्लो किया? वो जो मिक्सर ग्राइंडर में आपने बटन ऑन किया तो विप किया वो। तो ऐसे ही जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं, 1001। अब मान लिया आपने CAT कैट टाइप किया, गूगल पर एंटर मार दिया, कैट की फोटो आ जाएगी? ये तो आपके लिए है, बट इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा है? कैट का मतलब 00101, ये कैट का कोड हो गया। तो जब आप CAT कैट लिखते हैं, कंप्यूटर बैकग्राउंड में इस कोड को एनक्रिप्ट करता है और तब आपको आउटपुट देता है। समझ में आ गया? तो ये तो सॉफ्टवेयर की बात थी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे, जिसको सबसे पहले जापानीज ने सोचा, चिल्ड्रन, जापान के बाद चाइना एंड देयर आफ्टर US वगैरह में सब सिस्टम फॉलो होता गया, तो उन लोगों ने इसकी फैक्ट्री लगा ली। आपने शायद एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, हमारे मोबाइल में 8 nm का प्रोसेसर है, फिर 6 nm आ गया, फिर 4 nm आ गया। nm क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो 8 nm का जो प्रोसेसर है, मान लीजिए ये प्रोसेसर है और एक ये और प्रोसेसर है, दिस इज 8 nm एंड दिस इज 4 nm। तो इसके मुकाबले इसकी स्पीड, इसकी प्रोसेसिंग पावर, इसका स्टोरेज डबल होगा चिल्ड्रन। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग?
एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। डीपीआई सुना है कभी बच्चों? प्रिंटर टेक्नोलॉजी में डॉट्स पर इंच। जैसे बोला जाए हमारा प्रिंटर 600 डीपीआई पे प्रिंट करता है, कोई बोले मेरा प्रिंटर 1200 डीपीआई पे प्रिंट करता है। 1 इंच में 600 डॉट और 1 इंच में 1200 डॉट, कहां पे इमेज बढ़िया नजर आएगी? 1200 डॉट पे 1200 पर इंच, 1200 डॉट्स पर इंच। दिल्ली की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान निकोबार की है 25 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। जमीन कहां सस्ती होगी? अंडमान निकोबार, क्योंकि भाई वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है। दिल्ली में क्या है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, सिंपल एज दैट। तो इतनी बड़ी चिप, जितना बड़ा आपका नेल है, इतनी बड़ी चिप अगर 8 nm की होगी तो ये कम डेटा स्टोर करेगी, प्रोसेस करेगी, ट्रांसफर करेगी। इतने बड़े में 4 nm हो जाएगा, 4 नैनोमीटर, तो उसमें डेंसिटी ऑफ डेटा बढ़ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक चेयर पे एक बेंच आपकी क्लासरूम में, स्कूल में, जिसमें कैपेसिटी 3 बच्चों के बैठने की है, बट अगर उसमें 4 बैठ गए तो स्कूल का रेवेन्यू, और अगर एक बैठा है तो रेवेन्यू, सिंपल एज दैट। चेयर का साइज तो वही है, कितना डेटा उसमें कितने बच्चों को ठूस सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो ये सारी फैक्ट्रीज जापान और चाइना में स्टार्टिंग में लग गई, और इसमें अपग्रेडेशन बहुत भयंकर चाहिए। 20 से 25,000 करोड़, 20 से 25,000 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इंडिया उस समय खेती बाड़ी पे ध्यान दे रहा था। हम भाई बहुत पुराने तो है नहीं, हम तो 1947 में ही आजाद हुए हैं। तो पहले अपने लोगों का पेट भर लें, थोड़ा सा लोगों को नौकरियां दे दें। ये सब चीजें जापान, चाइना ने और अमेरिका ने कब सोची? हमसे भी कम से कम 20 साल 25 साल पहले, और पहले कर लीजिए, मतलब यहाँ तो एडवांसमेंट हो चुका था उनके यहाँ 30s में। हाँ, और उनके यहाँ तो वो कब गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे, सोचिए, अपोलो 1 की 3 मिशन 13 सेंचुरी में, नहीं भाई। हाँ, तो सो कॉल्ड, हम तो पहले अपने लोगों का पेट भर रहे थे, नौकरियां दे रहे थे उनको। वो उस समय टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। हमारे घरों में लैंडलाइन फोन नहीं हुआ करते थे, एंड दे यूज्ड टू हैव सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन दोस डेज। गॉट इट क्लियर? तो अब अगर इंडिया सोचे बी चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो कैसे आप उन जायंट्स को सो कॉल्ड कॉम्पीट कर पाएंगे जिनके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस्ड है? इट्स जस्ट लाइक दैट। हमारे और उनके में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे हैं भाई? एक टीचर जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और एक जिसने पिछले साल पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कॉमर्स में, आप किससे पढ़ना चाहेंगे? जो 10 साल वाला है ना। तो नए वाले को कितना स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सो फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स का मतलब समझ में आ गया सबको? हाउ एंड व्हेन इंपोर्ट कोटा वाज मेड एंड रेस्ट्रिक्टेड। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया पार में रोडवेज, कम्युनिकेशन, शिपिंग, सिविल एविएशन एंड बैंकिंग। नहीं तो बच्चों डेज वर देयर। मैं आपको एक आप बीता एग्जांपल बताता हूं। 1996 चिल्ड्रन, आई पास्ड क्लास 10th। मेरे घर के बगल में बैंक हुआ करता था, आज भी है, बट अब वो कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। सिंडिकेट बैंक नाम था। मैंने यहाँ अकाउंट ओपन करवाया, और उसके बाद मैं एक बार अपने अकाउंट से 1600 रुपीज विड्रॉ करने चला गया। आई टोल्ड देम कि भाई 100 की या 500 की नोट दे दीजिए। तो उन्होंने बच्चों मेरे को 10-10 रुपए वाली नोट पकड़ा दी, एक गड्डी पूरी 10 रुपए की, और 60 नोट और दे दी। और मैंने सिर्फ गुस्से में अकाउंट बंद कर दिया कि ये क्या घटिया बैंक है, इनकी बेकार सर्विसेज हैं। और बैंक के एम्प्लॉय ने एक बार भी नहीं बोला कि आप अपना अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज रिप्लेस दिस, कह रहे हैं अकाउंट रखना तो कि बंद कर दीजिए, नहीं तो। इतने तैश में बात करते थे कि हम उनके पिताजी के नौकर हैं। बट आज अगर आप जाइए बैंक में और बोलिए अकाउंट बंद करना है, मैनेजर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक कस्टमर भागेगा तो 10 को और को लेके भाग जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह तो एकदम चपरासी और नौकर की तरह बिहेव करते थे लोगों के साथ। वाई? डिमांड वॉज ह्यूज एंड सप्लाई वॉज वेरी 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 लेस। सेविंग अकाउंट खुलवाने का मतलब कि जैसे आपको आम लाइसेंस चाहिए। और आज तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी का आईसीआईसीआई बैंक वाला पतंग उड़ा रहे थे, और आईसीआईसीआई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आके उनकी छत पे उनका अकाउंट खोल देता है। तो एज ऑफ टुडे अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, आप बैंक में फोन कर दीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, पर्सन आपके घर आ जाएगा, टैबलेट लेकर आपका पूरा केवाईसी कंप्लीट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट देगा, आपको बैंक जाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अभी एसबीआई नहीं, अब एसबीआई वगैरह बहुत सुधर गए हैं, बहुत सुधार आ गया है इनके अंदर। अभी लास्ट ईयर, हाँ है गवर्नमेंट, बट अब इनको पता है, क्योंकि इनके भी जो सो कॉल्ड गवर्नमेंटल बैक सपोर्ट थे, गवर्नमेंट एंड ऑल, दे हैव क्लियरली टोल्ड
जो ब्रांच प्रॉफिट नहीं देगी, वी विल बी शटिंग डाउन दैट ब्रांच. व्हाई मेनी बैंक्स लाइक इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड ऑल दैट मर्ज हो गए? कैनरा और सिंडिकेट क्यों मर्ज हो गए? क्योंकि जो बैंक्स प्रॉफिट नहीं दे पा रहे थे उनको बंद कर दिया गया. कैनरा भी पीएनबी में मर्ज हो गया कैनरा बैंक नहीं, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया. सर. ओबीसी सर अभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बंद हो गया. सर उसमें पूरा अकाउंट कर. गॉट इट क्लियर? तो बहुत नाटक होता था इन सब का. इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि भाई जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तब ये लोग बहुत अग्रेसिवली काम करेंगे. कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, बीएसएनएल का लैंडलाइन कनेक्शन जिनके घरों में था चिल्ड्रन, तार टूट जाती थी. आप जाइए कंप्लेन करिए, एक हफ्ता फोन डेड रहता था. लाइनमैन आएगा, ही विल रिपेयर एट 50 रुपीज 100 रुपीज. Yes. आपको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, तब तो आपका काम होता था. और आज अगर आपको मोबाइल फोन या कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट. गो टू एनी XYZ शॉपकीपर जो सिम कार्ड देता है, आपकी एक फोटो खींचेगा, नंबर तुरंत मिल जाएगा, मोबाइल स्टार्ट. नहीं तो पहले जाइए, फॉर्म भरिए, 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए, फिर 15-20 दिन बाद नेताजी का सोर्स लगवाइए, तो आपके घर में लैंडलाइन फोन लगेगा. इतना नाटक होता था. एंड हर जगह रूल यही था. एक तो भाई डोमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अव्वल दर्जे के कामचोर. और दूसरी चीज, डिमांड वाज ह्यूज एंड सप्लाई वाज वेरी लेस. ये भी एक प्रॉब्लम थी. शिपिंग, सिविल एविएशन, समझ में आ गया? पक्का? चलिए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. एनडीए गवर्नमेंट क्या थी सर? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. जैसे अभी बीजेपी है ना, तो बीजेपी का भी कोalition था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे. took a series of measures during the previous 5 years. As a part of this policy, existing rules, licenses and permissions needed for doing business has been simplified. गुजरात मॉडल आपको मैंने बताया था ना, आप बस ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वो सारा लैंड विजिट और सो कॉल्ड इंस्पेक्शन सब कुछ आपको करा देंगे. आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है. बट किताब में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, इतना इजी नहीं है जितना छोटा सा यहाँ लिख दिया गया. थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं. देयर आफ्टर चिल्ड्रन, प्राइस डी कंट्रोल की बात हुई. शुगर और पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का प्राइस आज से 5 साल पहले तक चिल्ड्रन वाज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम. जिस दाम पे चाहेंगे पेट्रोल उस दाम पे बिकेगा. बट अब ऐसा नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. रशिया से, गल्फ से, जहां से भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इफ दे सेल ऑयल टू अस एट एन एक्सपेंसिव प्राइस, इंडिया में फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा. और अगर वो फ्यूल हमें सस्ता देंगे तो फ्यूल का प्राइस घट जाएगा. अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन? चलिए. सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी. कंट्रोल राज जो गवर्नमेंट का था चिल्ड्रन, अननेसेसरी डिलेज एंड ऑल जो हुआ करते थे, दैट वर फिनिश्ड इन दिस राज. एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी गेव फ्रीडम टू द एंटरप्रेन्योर्स. दे इंजेक्टेड अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन कि भाई जो काम विदेशी कंपनियां कर रही हैं, व्हाई कांट वी डू दैट? गॉट इट क्लियर? तो जिन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर हिम्मत थी, जिन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए. पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. 2 लाइन झटपट लिख लें लोग जरा. पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन चिल्ड्रन. सो आई होप सो सबको समझ में आ गई. सबको समझ में आ गया? चलिए. अब पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन में सर हमको क्या पढ़ना है खास? आप मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. प्राइवेटाइजेशन बेसिकली इंप्लाइज द प्रोसेस जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट से कहां चला जाता है? प्राइवेट सेक्टर में. एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा. एयर इंडिया का चिल्ड्रन, रिसेंट है ये. एयर इंडिया हैज बीन टेकन ओवर बाय टाटा. वो दिन, हाँ स्टार्टिंग में भी उन्हीं का ही था. वो दिन दूर नहीं चिल्ड्रन जिस दिन बीएसएनएल को रिलायंस का जियो या भारती मित्तल जी का एयरटेल टेक ओवर कर लेंगे चिल्ड्रन. दैट इज प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट ने, आपने अगर ध्यान दिया उधर कुछ साल से, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो अंकल नोट करने आते हैं, नाउ ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय. टाटा पावर का नाम आपने सुना है चिल्ड्रन? यस सर. ये लिबरलाइजेशन की पैदावार थे. यूपी में काफी मोहल्लों में इनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का काम दिया हुआ है कि ये उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर पे जो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे उतना बिल पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉइज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इनकी होगी. लॉजिक समझ में आ गया? तो मैं क्या 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 सर्विसेज यही देंगे. लाइक मेरा घर जहां पे है प्रयागराज सिटी में, इलाहाबाद में, तो हमारे लेन पे जब ट्रांसफार्मर कभी फूक जाता है तो 2 to 4 आवर्स के अंदर चेंज होता है.
तो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई कॉलोनी मेट ओनली कि इतना जल्दी काम होने लग गया, तो कहने इस रोड का जो ठेका है वो टाटा पावर के पास है। गॉट इट क्लियर? तो और गवर्नमेंट देखती है जिस सेक्टर में भी उनको लॉस हो रहा है, उनके एम्प्लॉय काम चोर है, कॉस्ट इज मोर, रेवेन्यू रियलाइजेशन इज वेरी लेस, उन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। रेलवेज कर रही है। हाँ, रेलवेज में तेजस ट्रेन जैसे चलती है। गॉट इट क्लियर? तो तेजस दो होती हैं, एक प्राइवेट सेक्टर तेजस है जिसका फेयर थोड़ा सा ज्यादा है, अगर वो लेट हो जाती है तो आपको रिफंड मिलता है, कुछ पैसे वापस हो जाते हैं लाइकवाइज। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग काम चोरी बिल्कुल ना करें। गॉट इट क्लियर? गरीब रथ तो गरीबों के लिए ही है। चलिए 2 लाइन की डेफिनेशन झटपट कॉपी करें चलो। So the process of privatization, children, initially started in UK and US when 1980s, और हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ? 90s में तो पॉलिसी बनी थी, जो प्रॉपर एनरोलमेंट हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज किया गया, ये 98-99 तक चलता रहा, तो अप्रोक्सीमेटली 20 years later, एंड देयर द प्राइम मिनिस्टर वाज मिसेस मार्गरेट थैचर, जिनकी लीडरशिप में ये हुआ था। सो ब्रिटिश एयरवेज यूके में चिल्ड्रन वाज द फर्स्ट जिसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया गया था। देयर आफ्टर रेलवेज, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, बस सर्विस, इन सबको किसे बेचा गया? प्राइवेट सेक्टर को। समझ में आ गई बात? बस बाकी तो हिस्ट्री लिखी है उन सब कंट्रीज की, इसमें हमको कुछ खास पढ़ना नहीं है। Supporters of privatization have the following arguments. Write the first point, children. Ideological grounds. इस पे कोरा छा गया कायदे से। Write the heading, children. Ideological grounds. So privatization in the advanced countries is favored on ideological grounds. It is thought कि भाई जहां पे भी private sector involve हो जाएगा, they will talk only about what, children? They will talk only about profit making. प्रॉफिट मेकिंग की बात करेंगे, साथ साथ ही बात करेंगे किसके चिल्ड्रन? किसकी बात करेंगे? कॉस्ट रिडक्शन की। जब ये दो चीजें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बर्बाद हो रही हैं वो सब आबाद हो जाएंगी। पुट द सेकंड पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। लाइक इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर क्लास में आए ना आए क्या कोई देखने वाला है? नो। बट क्या आपके स्कूल में ऐसा होता है? नो, कैमराज आर देयर। टीचर अगर क्लास में नहीं आएगा तो उससे पूछताछ हो जाएगी भाई क्यों नहीं गए थे। तो एफिशिएंसी लेवल गवर्नमेंट सेक्टर में नेग्लिजिबल है। रीजन बीइंग कि भाई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, बट उसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। सो प्राइवेटाइजेशन इज सपोर्टेड एज अ मेजर ऑफ इंप्रूविंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। और प्राइवेटाइजेशन होता कैसे है? द आंसर इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग सबको पता होगा चलो। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। समझ में आ गया? रिमेंबरिंग दैट मारुति उद्योग वाली थ्योरी, मारुति उद्योग लिमिटेड बनाया तो गवर्नमेंट ने था इन कोलैबोरेशन विद सुजुकी मोटर्स जापान। बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को जब लगा कि भाई ये कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका नाम बदला गया और रखा गया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और जितना गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके हमारे और आपके जैसे लोगों को बेच दिया गया। व्हाट इज रिटन हेयर एज सेल ऑफ इक्विटीज। तो पहले जो भी प्रॉफिट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता था। Now whatsoever is the profit, some part will go to Suzuki Motors Japan and some will be given to the shareholders of Maruti in India itself. Understood this? Yes. Creation of competitive environment. Put this heading. अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो कंपटीशन भी नहीं होगा। If it was only भारत संचार निगम लिमिटेड, if it is only उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, if it is only स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या आपस में कॉम्पीट करेंगे किसी से? बिल्कुल नहीं। बट जब मोनोपोली हो जाएगी, बट जब एसबीआई को पता है कि मेरे जैसे 10 बाजार में और हैं और हम अगर अच्छी सर्विसेज नहीं देंगे तो कस्टमर कहां भाग जाएगा? दूसरे के पास। तो अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू जनरेशन जीरो हो जाएगा। गॉट इट? सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of the public sector to the private sector would abolish their monopoly. तो competitive environment तभी create होगा
when we finish what children? Monopoly. समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन, ये तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जब भी हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, क्या गवर्नमेंट अपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस का प्राइवेटाइजेशन करेगी? नो, प्राइवेटाइजेशन किसका करेंगे? सिक एंटरप्राइजेस का। सिक नहीं सरदार जी, नहीं, सिक SICK, जहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा और प्रॉफिट बहुत कम है। सो पुट दिस हेडिंग एज वेल। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस ही लेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइवेटाइजेशन होगा हुज कॉस्ट स्ट्रक्चर वाज वेरी हाई एंड प्रॉफिट वाज वेरी लो। बट दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनको मिनी रत्न और महारत्न बोलते थे, जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, गवर्नमेंट ने उनको कभी भी प्राइवेटाइज करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज होता है भाई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो वो अग्रीमेंट जिसपे हम आप साइन करते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे टारगेट फिक्स कर देती है कि इतना आपको ईयर एंड नहीं, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा होता है। इफ एयर इंडिया वाज सोल्ड टू टाटा, तो टाटास के बीच में रिप्रेजेंटेड बाय रतन टाटा आप बोल सकते हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एविएशन मिनिस्टर रहे होंगे, इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। गॉट इट चिल्ड्रन? चलिए, 5th पॉइंट ऑनवर्ड्स वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इसके बाद हमारे पास है आर्गुमेंट्स अगेन, एंड देन वील गो टू ग्लोबलाइजेशन। गॉट इट? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।